Hello students, welcome to Dikshant Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the seventh part of your first biology chapter, which name is life processes or just life process. स्टूडेंट, आज हम लोग अपने सेवेंथ पार्ट, अपने इस चैप्टर बायोलॉजी चैप्टर के सेवेंथ पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले टोटल हम लोग 6 पार्ट के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, जिसमें अपने लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें तो लाइफ प्रोसेस में हमने एक ही प्रोसेस को अभी तक पढ़ा जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को हम लोग अब जाके क्या किए हैं, कंप्लीट कर दिए। यानी कि सबसे पहले हम बात करें, अभी पार्ट वाइज हम हटा देते हैं, अगर कंप्लीट बात करें तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम लोग इस न्यूट्रिशन के मोड्स को पढ़ चुके हैं। यानी न्यूट्रिशन का जो मोड्स है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा आएगा आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग क्या पढ़े थे, बहुत ही डिटेल व्यू से हम लोग फोटोसिंथेसिस को पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस को पढ़े थे। और इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग अपने सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को पढ़े थे। फिर इसमें हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को पढ़े थे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को पढ़े थे। और फिर हम लोग लास्ट इसमें पढ़े थे होलोजोइक न्यूट्रिशन को, होलोजोइक न्यूट्रिशन को। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ाई किए थे न्यूट्रिशन इन सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिशन इन सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स। और कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े थे, जिसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे। तो पहला था अमीबा और दूसरा था हाइड्रा। उसके बाद हम लोग इस कंप्लीट अपने न्यूट्रिशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए, किसका, ह्यूमन बीइंग का। और इस ह्यूमन बीइंग में हमारा न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, इसमें हम लोग अपने इंजेक्शन को पढ़ें, फिर हम लोग डाइजेशन को पढ़ें, बहुत ही डिटेल व्यू में पढ़े थे डाइजेशन को। फिर हम लोग पढ़ें एब्जॉर्प्शन को, फिर हम लोग पढ़ें एसिमिलेशन को, फिर हम लोग पढ़ें लास्ट किसको, इजेशन को। ये जो हमारा न्यूट्रिशन था, ये जो हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग था, इसमें सबसे ज्यादा हम लोग किस स्टेप के बारे में पढ़े थे, तो डाइजेशन के बारे में। ठीक है, डाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में, यानी कि डाइजेशन इन एनिमल्स या डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोग सबसे ज्यादा पढ़े थे, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व थे और बहुत सारे ग्लैंड इन्वॉल्व थे। तो अगर हम आपको बताएं कि इस डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व थे, तो सबसे पहला ऑर्गन था हमारा कौन, माउथ हमारा इन्वॉल्व था। दूसरा जो ऑर्गन था हमारे डाइजेशन में जो इन्वॉल्व था वो था इसोफेगस, जिसको हम लोग अपने फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तीसरा इन्वॉल्व था इसमें स्टमक। चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर हम बात करें अपने ग्लैंड का, तो ग्लैंड भी आपके इन्वॉल्व थे। सबसे पहला ग्लैंड कौन था, तो सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में ही था, सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा आपके कुछ स्टमक के वॉल्स में भी ग्लैंड थे, स्टमक के वॉल्स में भी क्या थे, आपके कुछ ग्लैंड थे। तीसरा था लीवर, चौथा था पैनक्रियाज, पांचवा था आपके कुछ इंटेस्टिनल वॉल्स में भी ग्लैंड मौजूद थे। ठीक है, तो ये क्या था, कुछ ऑर्गन के नाम थे, और ये क्या है, कुछ ग्लैंड का नाम। ठीक है, कौन कौन से आपके एंजाइम्स आपके इन्वॉल्व हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसका भी हम आपको उसका भी एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो सबसे पहला हमारा माउथ में कौन इन्वॉल्व था, सलाइवा। ये सलाइवा जो किसको कंटेन करता है, सैलिवरी अमाइलेज को, किसको, सैलिवरी अमाइलेज को। दूसरा हमारे स्टमक में कौन सेक्रेट हुआ था, तो गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस किसको कंटेन करता है, तो पहला तो HCl, दूसरा पेप्सिन, और तीसरा आपका हुआ था म्यूकस।
ठीक है। फिर हम बात करें अपने लीवर का, तो लीवर से सिक्रेट होने वाला कौन था, तो बाइल जूस था, बाइल जूस। फिर पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज से सिक्रेट होने वाले थे पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, और ये पैनक्रियाटिक जूस जो है अपने अंदर 3 एंजाइम को सिक्रेट किए थे। पहला आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा था ट्रिप्सिन, तीसरा था लिपेज। तो ये कुछ आपके एंजाइम्स के, कुछ आपके लिक्विड्स के नाम हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे। और इन सब का कहानी, इन सब के बारे में हम लोग अपने पिछले 6 पार्ट तक जो है वो पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है, यानी कि जो हमारा डाइजेशन के बाद जो फूड आपका एब्जॉर्ब होके एसिमिलेशन के प्रोसेस से हमारे बॉडी के सेल्स तक चला गया, उसके बाद का कहानी क्या होता है। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अपने डेंटल कैरीज के बारे में पढ़ लें, किस प्रकार से हम अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं और दांतों का ख्याल रखना क्यों जरूरी होता है, क्या आपका कारण होता है। तो सबसे पहले आपको हम दांत के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो आपके दांत का जो आउटर कवरिंग होता है, आपके टूथ का जो आउटर कवरिंग होता है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जिसका नाम होता है इनेमल। क्या नाम होता है, इनेमल। देख सकते हैं कि आपके पास एक दांत का ये आपको डायग्राम दिखा रहा है। इस दांत में सबसे आउटर कवरिंग वाला जो स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग वाला, ये कौन है, आपका इनेमल है, ठीक है। अब ये टूथ इनेमल जो होता है, या जो इस दांत का जो आउटर कवरिंग होता है, ये आपके पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इनफैक्ट ये आपके हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड होता है, ये आपके हड्डियों से यानी कि बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है। अब हम इनेमल्स के नीचे आए, तो इनेमल के नीचे वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। इनेमल के नीचे वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो डेंटाइन है, इनके स्ट्रेंथ का बात करें तो ये हड्डी इतना मजबूत होते हैं, जितना आपका हड्डी मजबूत होता है उतना ही ये डेंटाइन मजबूत होते हैं। अब इस डेंटाइन के अंदर आपका एक पल्प कैविटी होता है। इस डेंटाइन के अंदर आप देख सकते हैं, एक डेंटाइन के अंदर आपका ये पल्प कैविटी होता है, और ये पल्प कैविटी बहुत ही डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्लड वेसल्स को, यानी कि ब्लड कैपिलरीज को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है अपने अंदर। ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स को कनेक्ट करके रखता है। और ये पूरा टीथ हमारा जहां इम्बेडेड होता है, इसको हम लोग गम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गम बोलते हैं, जहां हमारा पूरा टीथ जो है वो इम्बेडेड होता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं आपके किसके, टीथ के। अब इसके बारे में हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो देखिए, जब आप बहुत ज्यादा मीठा फूड खाते हो और खा के आप कुल्ला नहीं करते हो, मुंह नहीं धोते हो, उसको बाहर नहीं निकालते हो, तो आपके माउथ में जो बैक्टीरिया मौजूद है वो क्या करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब वो एसिड क्या करता है, आपके टीथ में होल्स बनाना स्टार्ट करता है, छिद्र बनाना स्टार्ट करता है, कैविटी बनाना स्टार्ट करता है, और वो सबसे पहले आपके इनेमल को ब्रेक करता है, फिर वो डेंटाइन तक पहुंचता है। और अगर आप तब भी ध्यान नहीं दिए तो ये आपका पहुंच जाएगा कहां पे, सीधे पल्प कैविटी तक। और जब ये पल्प कैविटी तक पहुंचेगा तो वो किससे आपका मिक्स हो जाएगा, अपने आपके ब्लड कैपिलरी से, ब्लड वेसल से मिक्स हो जाएगा, और बहुत ही ज्यादा आपको खतरनाक बीमारी वो दे सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी दे सकता है। तो the formation of small cavities in the teeth due to the action of acid forming bacteria and improper dental care is called dental caries। तो ये जो आपका जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, इस एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के एक्शन के कारण जो आपके दांतों में ये कैविटी बनते जा रहा है, जो ये होल बनते जा रहा है, पहले इनेमल को, फिर डेंटाइन को, फिर पल्प कैविटी को, तो इसी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंटल कैरीज के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम हमारा जो इस पार्ट में, इस 7th पार्ट में जो हमको ज्यादा पढ़ना है, जिस पे कंप्लीट हमको चर्चा करना है, उस पे हम लोग चलते हैं। यानी कि अब फिर से आप वो बात याद कीजिए डाइजेशन वाला, कि कहां पे आके हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हुआ है। वहां पे जो भी हमारे डाइजेस्टेड फूड वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विल्ली के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। और वो विल्ली क्या किया है, उस डाइजेस्टेड फूड को या उस वाटर सॉल्युबल फूड को हमारे ब्लड वेसल के रास्ते कहां तक पहुंचा दिया है, हमारे बॉडी के सेल्स के पास, हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स के पास पहुंचा दिया है। तो एसिमिलेटेड फूड हमारे बॉडी के सेल के पास चले गए
गए हैं। अब वहां पे जो ये एसिमिलेटेड फूड जाएंगे वो एक फ्यूल का काम करेंगे, क्या करने के लिए? एनर्जी को गेट करने के लिए, एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए, और ये एनर्जी का यूज जो होगा वो बहुत सारे वेरियस लाइफ प्रोसेस में इस एनर्जी का क्या होता है? यूज होता है। अब ये जो एसिमिलेटेड फूड होता है ये एज ए मटेरियल क्या किसमें यूज होता है? ग्रोथ में या रिपेयरिंग में। क्यों? क्योंकि इस एसिमिलेटेड फूड से क्या बनता है? आपका एनर्जी बनता है। क्या बनता है? एनर्जी बनता है। अब देखिए ये जो फूड है वो किसका काम कर रहा है? ईंधन का, फ्यूल का। क्यों? क्योंकि इससे हमको एनर्जी मिल रहा है। तो जिससे हमको एनर्जी मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। अब एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं? इस डाइजेस्टेड फूड या इस एसिमिलेटेड फूड से एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो भी फूड आपका एसिमिलेटेड फूड आपके बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास गया है, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के पास गया है, तो उस डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट पार्ट्स के बाद जाने के बाद उसमें से एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, और जिस तरीके से भी एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, जिस प्रोसेस से एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अब ये रेस्पिरेशन जो है वो किस प्रकार से होता है? तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन। जो आप लोग ब्रीदिंग करते हो, ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सहेल करते हो, तो जब आप इनहेल करते हो तो वो इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन आपके इस नोज, नोस्ट्रिल और विंड पाइप के रास्ते आपके लंग्स में जाता है, और लंग से फ्लूइड ब्लड के पेरिज के रास्ते वो कहां आता है? हमारे सेल्स के पास आता है, और यही ऑक्सीजन क्या करता है? आपका रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। कैसे? तो जब आपका ऑक्सीजन ब्रीदिंग के बाद हमारे सेल्स में आता है तो ये ऑक्सीजन का यूज किया जाता है किसमें? एनर्जी के रिलीजिंग में। कैसे? इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा फूड क्या करता है? बर्न करता है। हमारा फूड जो है वो आपका टूटता है, हमारा फूड बर्न करता है इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी आपके निकलते हैं, और उस वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में कौन होंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर होगा। ठीक है, तो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में लेना, उस ऑक्सीजन को हमारे सेल के पास पहुंचना, सेल के पास पहुंचने के बाद उस ऑक्सीजन को हमारे फूड के साथ कंबाइन करके और फूड को बर्न करना, उस फूड में से फिर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करना, जिसमें से एनर्जी हमारा यूजफुल सब्सटेंस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, लेकिन वाटर यहाँ पे आपका वेस्ट मटेरियल नहीं होगा, वो स्टोर हो जाएगा सेल्स में ही। तो इस प्रोसेस को, इस कंबाइंड प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। इस कंबाइंड प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन का नाम देंगे। अब ये जो रेस्पिरेशन होगा यानी कि आपका रिलीजिंग ऑफ एनर्जी वाला जो प्रोसेस होगा ये आपके बॉडी के सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ही होते हैं, जिस कारण से हम लोग इसको सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको एक ये इक्वेशन के फॉर्म में दिखाया गया है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे बाबू, टेंशन मत लीजिए। रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे वो फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके कैसे हमको एनर्जी देता है, कैसे CO2 देता है, कैसे वाटर देता है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग रेस्पिरेशन के वर्ड के बारे में समझे कि रेस्पिरेशन आपका इसका बेसिक क्या है। तो ये जो आपका फूड है, जब ये डाइजेस्टेड फूड या एसिमिलेटेड फूड हमारे सेल्स के अंदर आएगा तो वहां पे ऑक्सीजन भी होगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फूड क्या करेगा? बर्न करेगा, और बर्न करने के बाद हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। अब इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे ये जिस रास्ते से हमारा ऑक्सीजन आया था दोबारा उसी रास्ते से हमारे वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये हमारे सेल्स में से फिर ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में से आपका लंग्स में जाएगा, लंग्स से वो विंड पाइप में जाएगा, विंड पाइप से फिर हमारे नॉस्ट्रिल और नोज के रास्ते हमारे एक्सहेलेशन के प्रोसेस से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये वाटर हमारे बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और ये एनर्जी आपके बॉडी में यूज होगा, और बाकी जो बचेगा एनर्जी वो स्टोर हो जाएगा फ्यूचर के यूज के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था। किसका इंट्रोडक्शन था? इस रेस्पिरेशन
शब्द का इंट्रोडक्शन था, इस रेस्पिरेशन वर्ड का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, चलिए अब हम लोग, बहुत सारे बच्चे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रीदिंग तो सिर्फ सांस लेना या सांस छोड़ना, यही आपका ब्रीथ है। सांस लेना या सांस छोड़ना यही आपका ब्रीथ है, इसके सिवा कुछ भी ब्रीथिंग में नहीं है। लेकिन सांस लेने से लेके उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचना और फिर वहां एनर्जी का फॉर्मेशन करना, इस कंबाइंड प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका रेस्पिरेशन कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर, फ्रेश एयर को लेना और फॉल एयर को रिमूव करना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन आपके फूड में ऑक्सीडेशन का होना, यानी आपके फूड में ऑक्सीजन का ऐड होना, किसके लिए, एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए, वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए। इस कंबाइंड प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, जो ब्रीदिंग है ये हमारे बॉडी के बाहर ही होता है, सांस बॉडी के बाहर से ही लेते हैं और छोड़ते भी बॉडी के बाहर ही हैं, इसलिए ये क्या है, आपका फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जो आपका रेस्पिरेशन है ये प्योरली बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, आपके बॉडी के अंदर, आपके लाइफ के अंदर होने वाला ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। इसीलिए इसको रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल प्रोसेस के नाम से जानेंगे। तीसरा है कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है और ना ही यूज होता है, ना कोई एनर्जी रिलीज होगा और ना कोई एनर्जी इसमें यूज किया जाएगा। लेकिन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपके क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज किए जाते हैं, किसके फॉर्म में, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसके फॉर्म में एनर्जी को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। अभी एटीपी के बारे में भी तुरंत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ब्रीथिंग जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, यानी आपके सेल के बाहर होने वाला, आपके सेल से इसको रिलेटेबल नहीं है, आपके सेल से अनरिलेटेड प्रोसेस है। लेकिन ये आपका इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, आपके सेल के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग में कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके रेस्पिरेशन में लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स, ये जो आपका ब्रीदिंग होता है वो कुछ ही ऑर्गन से क्या होता है, कन्फाइंड होते हैं। लेकिन ये जो आपके रेस्पिरेशन होते हैं ये आपके बॉडी के सभी सेल के पास, आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उन सभी सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपका डिफरेंस था जिसको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपके ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ाई करेंगे कि हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। जो आपका रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है वो कैसे होता है और वो कहां स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है। तो सबसे पहले यानी कि आपको ये पढ़ना है कि हमारे रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज कैसे होता है, हमारे रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो बाहर कैसे निकलता है। तो उसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में आपको जानना होगा, और वो जो टर्म्स है वो है एडीपी, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनके बारे में आपको जानना है, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाइएगा। तो आइए सबसे पहले आपको हम लेके चलते हैं एडीपी के बारे में कि एडीपी क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। एडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये जो आपका मॉलिक्यूल है एडीपी, ये आपके सेल के अंदर ही मौजूद होता है और ये लो एनर्जी कंटेंट होता है, यानी कि इस एडीपी में एनर्जी का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, एनर्जी की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एटीपी। ये भी आपका सेल के अंदर ही पाया जाने वाला एक मॉलिक्यूल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये हाई एनर्जी कंटेंट होते हैं, इसमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि जो भी आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो इस एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, इसीलिए ये हाई एनर्जी कंटेंट होते हैं। तीसरा जो था आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करता है। किसको कंटेन करता है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का मतलब कि PO4, जिसमें आपके दो सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से?
फॉस्फेट ग्रुप में 2 सब्सटेंस होंगे, कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा फास्फोरस और दूसरा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। फास्फोरस और ऑक्सीजन को मिला के हमारा बनता है ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं, ये आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करके रखते हैं, जिसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन से ये मिलके बने होते हैं। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं, ये हमारे सेल में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, इनको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं Pi, जहां P क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपके फॉस्फेट को, और P क्या रिप्रेजेंट करेगा? फॉस्फेट को, और I क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब कि जो हमारा कार्बन से रिलेटेड नहीं हो, जो हमारा कार्बनिक सब्सटेंस नहीं हो, ठीक है। अब ये जो आपके ADP होते हैं और ये ATP होते हैं, ये इसी फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करके रखते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने अंदर 2 फॉस्फेट को रखा हो। कितना रखा हो फॉस्फेट? 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट को रखा हो। और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो अपने अंदर 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट को रखा हो, ठीक है। तो ये आपका फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट समझ में आया, ये आपको ADP समझ में आया, और ये आपको ATP समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में, कि ये एनर्जी जो है आपके किस प्रकार से रिलीज होता है। The energy released during respiration is used to make the ATP molecules from ADP and inorganic phosphate। अभी जो आपको हम रेस्पिरेशन पढ़ा रहे थे, उसमें आपको हम क्या बताए थे कि हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी आपका रिलीज होगा, वो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होगा? तो ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर होगा। अब आइए समझते हैं कि ये ATP मॉलिक्यूल जो है, ये किस प्रकार से बनते हैं। तो ये जो ATP मॉलिक्यूल है, ये कब आपके आएंगे? सुनिए, ये ATP मॉलिक्यूल कब बनेंगे? जब आपका एनर्जी जो है वो बन जाएगा, जब आपका रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन एनर्जी रिलीज होने से पहले आपका 2 ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके सेल में पड़ा हुआ है। कौन कौन से? ADP और फॉस्फेट। तो जब आपका एनर्जी रिलीज होगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, तो उस एनर्जी को लेके, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होंगे और ये नॉर्मल फॉस्फेट होंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके क्या बना लेंगे? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना लेंगे, जो आपका हाई एनर्जी कंटेंट होता है। क्या होता है? हाई एनर्जी कंटेंट होता है। यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनने के लिए क्या करना होगा? ADP को और इस फॉस्फेट ग्रुप को क्या करना होगा? कंबाइन करना होगा। कैसे ये कंबाइन करेंगे? तो ये आपके एनर्जी को क्या करेंगे? अब्सॉर्ब करेंगे। अब ये एनर्जी कहां से आएगा? ये एनर्जी कहां से आएगा? तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से आएगा। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपका हो रहा है सेल में, उस सेल में से जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपके सेल में ही पड़े हुए जो ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होते हैं और जो नॉर्मल फॉस्फेट होते हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? ATP बना देते हैं, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना देते हैं, जो हाई एनर्जी कंटेंट होता है। और इसीलिए आपका ATP के फॉर्म में ही क्या होता है? आपका एनर्जी जो है वो स्टोर होता है आपके सेल में, ठीक है। हाई एनर्जी कंटेंट होता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ATP के फॉर्म में ही क्या होता है? हमारा ये एनर्जी जो है वो आपका स्टोर होता है। अब देखिए, ये जो ATP बना, क्या ये सिर्फ आपके एनर्जी की रिलीज होने से बन गया? अगर हम बोले कि आपके सेल में ADP ना हो, आपके सेल में ADP ना हो, D फॉर डॉग, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ना हो, और आपका एनर्जी क्या हो, मान लो रिलीज हो जाए, तो क्या ATP बन जाएगा? ATP बनने के लिए आपको अगर एनर्जी की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं आपको ADP की भी आवश्यकता है। ADP रहेगा तभी वो फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ATP बनाएगा। तो अगर ATP का आवश्यकता है, तो उस ATP के लिए ADP की आवश्यकता है, तो ADP को भी बनने का एक प्रोसेस होता है। ये ADP भी क्या होता है? आपका बनता है। अब ADP कैसे बनेगा? तो ATP बना है ADP और फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से। तो जब इस ATP को हम तोड़ेंगे, तो इसमें से क्या निकलेगा? यही ADP और फॉस्फेट निकलेगा। तो कब तोड़ेंगे और क्यों तोड़ेंगे? कब तोड़ेंगे और क्यों तोड़ेंगे? तो जब सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है, जब खुद सेल को
जब खुद सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये सेल अपने अंदर जो एटीपी रखा है इस एटीपी को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? तो जो वाटर को वो एब्जॉर्ब करके रखा था, रेस्पिरेशन वाले वाटर को एब्जॉर्ब करके रखा था, उसी वाटर को यूज करके ये इस एटीपी को तोड़ता है और तोड़ने के बाद ये क्या करता है, इसमें से एडीपी, फॉस्फेट और एनर्जी को बाहर निकलता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में फ्रिज में तुम्हारा कोई खाने वाला सब्सटेंस है और तुमको भूख लग गया तो तुम अपने ही ना घर के फ्रिज को खोलोगे और कुछ खाने वाला सब्सटेंस निकालोगे। तुम ही बनाए हो, तुम ही खाना बना के तुम अपने फ्रिज में रखे हो, तो तुम फ्रिज खोलोगे और उसमें से खाना निकाल के खाओगे। तो कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल में ही हुआ है और सेल में ही एनर्जी निकला है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब जब सेल को एनर्जी की आवश्यकता होगी तो ये सेल क्या करेगा, अपने अंदर जो एटीपी को वो स्टोर किया है उसी एटीपी को क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा। और उस एटीपी को ब्रेक करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करेगा, तो रेस्पिरेशन में जो ये वाटर निकला था जिसको वो सेल एब्जॉर्ब कर लिया था इसी यूज के लिए, उस वाटर का इस्तेमाल करेगा और उस वाटर का इस्तेमाल करके इस एटीपी को तोड़ेगा। और जब ये एटीपी को तोड़ेगा तो उसमें से एडीपी निकलेगा, फॉस्फेट निकलेगा और ये एनर्जी निकलेगा। तो इसी एनर्जी को क्या करेगा, यूज कर लेगा और फिर ये एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। क्योंकि फिर जब एनर्जी आएगा आपका रेस्पिरेशन के बाद तो फिर से एटीपी तो बनना है, तो एटीपी को बनाने के लिए फिर से ये एडीपी और फॉस्फेट क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडीपी फॉस्फेट से एटीपी और फिर एटीपी से एडीपी फॉस्फेट एनर्जी, ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। आइए कुछ और भी पॉइंट हम लोग जानते हैं। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। ठीक है, जो आपका ये एटीपी का जब एटीपी टूटता है तो इसमें से 30.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। एक मैथमेटिकल डेटा है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड बाय एटीपी इज यूज्ड टू कैरी आउट ऑल द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स। अब ये सेल जो इस एटीपी को तोड़ के एनर्जी को क्या किया है, बाहर निकाला है। इस एनर्जी का यूज कब और कहां और कैसे होता है, तो इस एनर्जी का यूज होता है किसके लिए, जितने भी आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिनको एनर्जी देना पड़े, जिनको एनर्जी देना पड़े। तो जितने भी आपके सेल के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, उस एंडोथर्मिक रिएक्शन को कराने के लिए इस एटीपी को तोड़ना पड़ता है कि एटीपी से पहले एनर्जी निकले, तब ना जाके हम उसमें से, मान लो हमको पैसे की जरूरत है तो हम गुल्लक में रखें तो पहले गुल्लक फोड़ेंगे, या एटीएम से पैसा निकालेंगे तो पहले हम पैसे को व्यवस्था करेंगे और फिर उस पैसे का यूज करेंगे। तो उसी प्रकार अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है तो पहले उस एनर्जी का व्यवस्था करो। तो उस एनर्जी की व्यवस्था के लिए अपने एटीपी को तोड़ो और एटीपी को तोड़ के एनर्जी निकालो और फिर उस एनर्जी से क्या करो, अपने सेल के अंदर के एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या करो, परफॉर्म करो। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एडीपी कैन बी कन्वर्टेड टू एटीपी बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड एटीपी कैन बी कन्वर्टेड बैक टू एडीपी रिलीजिंग एनर्जी टू बी यूज्ड बाय सेल्स अगेन एंड अगेन। ये जो आपका प्रोसेस आपको हम बताए हैं कि एडीपी और फॉस्फेट ये दोनों कंबाइन होते हैं एनर्जी को लेके एटीपी बनाने के लिए, और एटीपी वाटर का यूज करके और टूटता है एडीपी फॉस्फेट और एनर्जी के लिए। ये प्रोसेस जो है वो बारंबार आपका लगातार जो है वो चलता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको जानना है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर वेरियस पर्पस लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, conduction of nerve impulses, synthesis of proteins and many other activities related to the function of cell। ये जो आपका एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, इस एनर्जी का यूज आपके बॉडी के या आपके बॉडी के सेल्स के किन किन फंक्शन में होता है, तो वो आपका है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपके नर्व इंपल्सेस में कंडक्शन के लिए। नर्व इंपल्स का काम ही है कंडक्ट करना, एक चीज को कंडक्ट करके दूसरी जगह पे पहुंचाना, लेके जाना। तो आपके नर्व इंपल्सेस के कंडक्शन में, आपके प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है, आपके बहुत सारे सेल से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं, इस सेल से रिलेटेड फंक्शन में इस एनर्जी का यूज जो हमारे एटीपी के फॉर्म में स्टोर हुआ है, उस एनर्जी का यूज हम लोग इसी सब फंक्शन में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे इस प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है कि ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आपका एक
कार्बन कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन को मिला के हमारा एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग क्या बनते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ये ग्लूकोज जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और ये ग्लूकोज ही आपका ऑक्सीडाइज होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है। क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करने के दौरान ये ग्लूकोज है। क्योंकि आपको बताए थे कि जो आपके एसिमिलेटेड फूड होंगे, जो आपके एसिमिलेटेड फूड होंगे, यही क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो जाएंगे। यही क्या करेंगे, आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होंगे। क्या क्या प्रोवाइड करने के लिए? तो ये एसिमिलेटेड फूड जो है वो किस किस फॉर्म में होते हैं? तो ये एसिमिलेटेड फूड आपके ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं। ये एसिमिलेटेड फूड जो है वो आपके एमिनो एसिड के फॉर्म में होते हैं। ये एसिमिलेटेड फूड जो है फैटी एसिड के फॉर्म में होते हैं। ये एसिलेटेड फूड जो है वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? ग्लिसरॉल के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या करेगा, आपका रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडाइज होगा और एनर्जी उसमें से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दूसरा, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब समझिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे इस रेस्पिरेशन से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले जो आपका ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा वो किस में होगा? पायरुविक एसिड में होगा। पायरुविक एसिड जिसको हम लोग पायरुवेट के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब जो ये आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट में, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। अब ये आपका कहाँ होता है? ये पायरुवेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। देखिए ये जो रेस्पिरेशन है ना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा गया है और सही लिखा गया है कि एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेल के किस कंपोनेंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग को याद रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन उस एनर्जी के फॉर्मेशन का जो जर्नी है वो माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट नहीं होता है, वो साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होकर जाके खत्म कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पर। देखिए ये जो आपका ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है पायरुविक एसिड में, ये कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में, न कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। One molecule of glucose on the glycolysis produces 2 molecule of pyruvic acid। ये जो आपका ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है पायरुविक एसिड में चेंज होने के लिए इसको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। मेन बात आपको ये याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का, ये जब आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो ये 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। किसका? इस पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज कितना मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है? 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट को क्या करता है, आपका फॉर्म करता है। नेक्स्ट, जो ये आपके पायरुविक एसिड होते हैं या पायरुवेट जो होता है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन एटम वाला कार्बन कंपाउंड होता है। अब जो फॉर्मूला है आपका पायरुविक एसिड का, ठीक है, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। ये क्लास 10th का जब केमिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ये आपको मिलेगा। ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप है। इस कीटोन ग्रुप के ऐड होने से ये आपका एक हाइड्रोकार्बन बना हुआ है जिसका फुल नेम जो होगा कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा? कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये CO जो है, ये CO, ये आपका कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। और ये CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है जिससे मिला के ये बना है कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यही आपका पायरुवेट का फॉर्मूला होता है या पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा CH3COOH और यहाँ पे आपका लगा होगा डबल बॉन्ड के साथ O, और ये CO ग्रुप जो है यही आपका कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो आपका पायरुविक एसिड का फॉर्मूला ये है जिसमें आपके 3 कार्बन के क्या है? एटम। चलिए, the fate of pyruvate formed during respiration depends on whether oxygen is present in the cell or not. If oxygen is present in the cell, then pyruvate is completely oxidized to carbon dioxide, water, and lot of energy is produced. If however oxygen is not present in the cell, then in the absence of oxygen, pyruvate is converted to either ethanol or carbon dioxide.
ethanol and carbon dioxide or lactic acid depending on whether such process is taking place in a plant cell or animal cell, much less energy is released। कह रहा है कि जो ये आपका पायरुवेट का फॉर्मेशन हो गया साइटोप्लाज्म में, अब ये पायरुवेट से क्या बनेगा आपका, ये पायरुवेट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। देखिए ये जो आपका पायरुवेट है, ये पायरुवेट जो है, अब ये पायरुवेट दोबारा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये पायरुवेट ऑक्सीडाइज करेगा आपके दो केस में। जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो हो सकता है कि वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है कि वहां पे ऑक्सीजन क्या हो, प्रेजेंट हो, और हो सकता है कि ऑक्सीजन आप वहां पे प्रेजेंट नहीं भी हो, वहां पे प्रेजेंट नहीं भी हो, वहां पे ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो। तो जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा उस वक्त ये पायरुवेट ऑक्सीडाइज होगा, तो ये किस में चेंज होगा, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ही ज्यादा ए लॉट ऑफ एनर्जी में क्या होगा, आपका चेंज होगा। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब, और जब ऑक्सीजन आपका एब्सेंट होगा तब ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, या आपका इथेनॉल में यानी कि अल्कोहल में, और बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी में क्या होगा, आपका चेंज होगा। तो डिपेंड करता है कि जब पायरुवेट आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, जब पायरुवेट आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है उस वक्त ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो आपके प्रोडक्ट होंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपके बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी होंगे। और जब आपका ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होंगे वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, या लैक्टिक एसिड होंगे, या इथेनॉल होंगे। डिपेंड करता है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रहा है। अगर प्लांट में होगा तो जो प्रोडक्ट होगा वो इथेनॉल के फॉर्म में होगा, अल्कोहल के फॉर्म में होगा, लेकिन अगर एनिमल में होगा तो जो प्रोडक्ट होगा वो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसी ऑक्सीजन के प्रेजेंट और ऑक्सीजन के एब्सेंस के बेसिस पे ये जो हमारा पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जो हमारा कंप्लीट रेस्पिरेशन हो रहा है, इस रेस्पिरेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और वो दो पार्ट होगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, हमारा 7th पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे 8th पार्ट, इस 8th पार्ट में हम लोग इस रेस्पिरेशन के टाइप्स को देखेंगे कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम लोग इसके 8वें पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मन लगा के पढ़ाई करिए।